ये सोचना सच में हैरान करने वाला है कि हमारे ठीक आसपास, मतलब हमारी अपनी रसोई में, हमारे पेट के भीतर और यहां तक कि अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों के वायुमंडल में भी एक खामोश और अदृश्य रासायनिक युद्ध चल रहा है। हाँ, एक बिल्कुल खामोश जंग। बिल्कुल। खट्टे और कड़वे के बीच की यह जंग इतनी गहरी है कि एक साधारण सी खड़िया, जिसे हम चौक कहते हैं, फर्श पर लगा संगमरमर और नाश्ते में खाए जाने वाले अंडे का छिलका, इन तीनों की कहानी एक ही बिंदु पर आकर जुड़ जाती है। सही कहा। और आज के इस डीप डाइव में हम रसायन विज्ञान के इसी सबसे बड़े रहस्य, अम्ल, क्षारक एवं लवण की दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। देखो, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसे हम किसी बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं समझेंगे। इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह देखेंगे, जहां हर रसायन का अपना एक किरदार है और उनके टकराव से धमाके होते हैं। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या होता है, बल्कि मैं ये समझाऊंगी कि कोई अभिक्रिया आखिर उस विशेष तरीके से क्यों होती है। अरे वाह, मतलब एक साइंस थ्रिलर। तो फिर इस फिल्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन मुख्य किरदारों या कहूं कि ताकतों को समझना होगा। स्रोत के पहले हिस्से के अनुसार पहली ताकत है अम्ल यानी एसिड, जो स्वभाव से बहुत उग्र होता है, स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। लाल, जो कि प्रकृति में अक्सर खतरे का ही संकेत होता है ना? हाँ बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ इसका कट्टर दुश्मन है क्षारक यानी बेस। यह स्वाद में कड़वा होता है और उसी लाल लिटमस को वापस नीले रंग में बदल देता है। लेकिन इनका असर सिर्फ लिटमस तक सीमित नहीं है। हल्दी का वो विजुअल याद करो। हल्दी का विजुअल मतलब वो जो कपड़ों पर दाग लग जाता है। हाँ, हल्दी एक बहुत ही शानदार प्राकृतिक सूचक है। जब सफेद कपड़ों पर हल्दी का पीला दाग लगता है और हम उसे साबुन से रगड़ते हैं तो क्या होता है? वो पीला दाग अचानक से भूरा लाल हो जाता है। अरे हाँ, मैंने कई बार देखा है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब हल्दी का रंग लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि साबुन की प्रकृति क्षारकीय होती है। क्षारक सीधे हल्दी के अणुओं पर हमला करता है, उनके रासायनिक बंधों को बदल देता है और हमारी आंखों को वो अचानक लाल भूरा दिखने लगता है। यह इस फिल्म का पहला जादुई सीन है। ये तो सीधे आणविक स्तर पर होने वाला बदलाव है। लेकिन हर रसायन को पहचानने के लिए हम चीजों को चख तो नहीं सकते हैं ना, वो तो जानलेवा भी हो सकता है। तो क्या हमारे पास कुछ और रासायनिक जासूस या सूचक हैं जो हमें बता सकें कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक? हमारे पास जासूसों की पूरी एक फौज है, जिन्हें रसायन विज्ञान में सूचक या इंडिकेटर्स कहते हैं। सबसे मशहूर प्राकृतिक सूचक तो लिटमस ही है, जो वास्तव में थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। यह एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। इसके अलावा लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरेनियम के फूल भी मिट्टी के संपर्क में आते ही अपनी पंखुड़ियों का रंग बदल लेते हैं। ये तो सारे प्राकृतिक हो गए, लेकिन उन भारी भरकम विदेशी नामों का क्या, जो स्रोत की अगली स्लाइड में दिए गए हैं? तुम संश्लेषित सूचकों की बात कर रहे हो, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थिलीन। ये लैब में बनाए गए खास जासूस हैं। लेकिन एक और दिलचस्प बात बताऊं, कुछ जासूस रंग नहीं बदलते, बल्कि वो एक अलग ही लेवल पर काम करते हैं। अलग लेवल मतलब रंग नहीं बदलते तो क्या करते हैं? वो अपनी गंध से इशारा करते हैं। इन्हें रंदी सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे बारीक कटी प्याज, वनीला एसेंस और लौंग का तेल। गंध से? तो क्या कोई रसायन किसी चीज की महक को भी गायब कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर तुम बारीक कटी प्याज पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालोगे तो प्याज के गंध पर कोई असर नहीं होगा, वो वैसी ही तीखी रहेगी। लेकिन अगर क्षारक डाल दें तो? हाँ, अगर तुम उस पर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जैसा क्षारक डालोगे तो वो क्षारक प्याज के गंध पैदा करने वाले अणुओं को पूरी तरह नष्ट कर देता है, खुशबू गायब। वेनिला और लौंग के तेल के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। मतलब क्षारक इतने ताकतवर हैं कि वो गंध के अणुओं को ही खत्म कर देते हैं। तो अब अगर हम इस एक्शन सीक्वेंस को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, धातुओं के साथ क्या होता है? स्रोत में बताया गया है कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक से टकराता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये भिड़ंत बहुत ही हिंसक होती है। हाइड्रोजन गैस बहुत ज्वलनशील है। सोचो, जब इस गैस के बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो क्या होता है? एक बहुत ही तेज फट-फट की आवाज आती है। पॉप साउंड। पॉप साउंड, जैसे कोई छोटा सा बम फटाओ। बिल्कुल, वो हवा में हाइड्रोजन के दहन से पैदा होने वाला एक सूक्ष्म विस्फोट ही है। तो अगर अम्ल धातुओं के लिए इतने आक्रामक हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि क्षारक शांत रहते हैं? मतलब क्या क्षारक को जिंक के बर्तन में रखा जा सकता है? अरे नहीं, ये गलती कभी मत करना। क्षारक भी धातुओं के साथ एक्शन मोड में आ जाते हैं। अगर NaOH को जिंक के साथ मिलाया जाए तो वहां भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सोडियम जिंकेट बनेगा। बर्तन तो संक्षारित हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ एक सस्पेंस है। ऐसी अभिक्रियाएं हर धातु के साथ संभव नहीं है।
क्षारक कुछ ही धातुओं को तोड़ पाते हैं। अच्छा, तो क्षारक थोड़े चूजी हैं। अब धातुओं से हटकर अगर हम कार्बोनेट्स की बात करें, स्रोत में चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर का जिक्र है। ये तो एकदम अलग अलग दिखते हैं। दिखते अलग है, लेकिन अंदर से ये सब एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप। और जब धातु कार्बोनेट किसी अम्ल से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। CO2 गैस। और इसी गैस को जब चूने के पानी से गुजारा जाता है तो पानी दूधिया हो जाता है ना। एकदम सही, क्योंकि वहां एक नया अघुलनशील पदार्थ बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कण पानी में तैरने लगते हैं और वो सफेद या दूधिया दिखने लगता है। लेकिन यहाँ एक गायब होने वाला जादू भी है। गायब होने वाला जादू? वो कैसे? अगर तुम उस दूधिया पानी में लगातार और अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करते रहो तो वो दूधिया रंग फिर से पारदर्शक हो जाता है, पानी एकदम साफ। अरे ऐसा क्यों? क्या वो सफेद कण टूट जाते हैं? हाँ, अत्यधिक CO2 डालने पर वो अघुलनशील कार्बोनेट एक नए घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है और पानी फिर से साफ हो जाता है। ये तो सच में किसी जादू जैसा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब ये दोनों जानी दुश्मन अम्ल और क्षारक एक दूसरे से सीधे टकराते हैं तो कौन जीतता है? कोई कोई नहीं जीतता, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इसे कहते हैं उदासीनीकरण या द अल्टीमेट ट्रूस। जब NaOH और HCl मिलते हैं तो दोनों का प्रभाव खत्म हो जाता है और बचता है सिर्फ लवण और जल, साधारण नमक और पानी। मतलब इतने खतरनाक रसायन मिलकर हमारा खाने वाला नमक बना देते हैं। हाँ अच्छा, स्रोत की अगली स्लाइड में ऑक्साइड्स की जंग के बारे में भी बताया गया है। हाँ, वो भी इसी उदासीनीकरण का हिस्सा है। जब धात्विक ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड HCl अम्ल से मिलता है तो कॉपर क्लोराइड का नील हरित विलयन बनता है। इससे ये साफ हो जाता है कि धातु के ऑक्साइड स्वभाव से क्षारकीय होते हैं। और अगर धातु के ऑक्साइड्स क्षारकीय हैं तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होंगे। बिल्कुल, जैसे Cl2 एक अधात्विक ऑक्साइड है, वो क्षारक के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है, जिसका मतलब है कि उसकी प्रकृति अम्लीय है। ये सब बाहर से देखने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन इन रसायनों की इस असली ताकत का राज क्या है? मतलब स्रोत में ये सवाल उठाया गया है कि इन सब में कॉमन क्या है? इस पूरी फिल्म का असली सुपर पावर है आयन। जब अम्ल जल में घुलता है तो वो H+ आयन छोड़ता है और क्षारक जल में घुलकर OH- आयन छोड़ते हैं। यही आयन विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन रुको, ग्लूकोज और अल्कोहल के फॉर्मूले में भी तो ढेर सारा हाइड्रोजन होता है, फिर बल्ब क्यों नहीं जलता? वो विद्युत का चालन क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन का होना काफी नहीं है, उसका टूटकर अलग होना जरूरी है। ग्लूकोज और अल्कोहल पानी में आयन नहीं बनाते, और आयन नहीं तो बिजली नहीं। तो इसका मतलब जल का रोल बहुत बड़ा है यहाँ। बिना पानी के तो सब बेकार है। एकदम बेकार। अगर तुम शुष्क HCl गैस लो तो वो सूखे लिटमस का रंग बिल्कुल नहीं बदलेगी, केवल आर्द्र यानी गीला लिटमस ही लाल होता है, क्योंकि H+ आयन अकेले जह ही नहीं सकता। तो वो पानी के साथ जुड़ जाता है। हाँ, वो तुरंत पानी के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बना लेता है। और हाँ, जो क्षारक जल में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें खास नाम दिया गया है क्षार या अल्काली। अच्छा, जल और अम्ल की बात हो ही रही है तो स्रोत में एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी बजाई गई है तनुकरण को लेकर। ये बहुत गंभीर है। इसे एक चेतावनी की तरह लेना। कभी भी पानी को सांद्र अम्ल में नहीं डालना चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब पानी डालने से तो वो कमजोर होना चाहिए ना? नहीं, यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है कि मिश्रण तुरंत आस्फालित होकर बाहर छलक सकता है, जलने का खतरा रहता है और कांच का बर्तन भी टूट सकता है। बाप रे, स्प्लैश हो सकता है। तो इसे सुरक्षित तरीके से कैसे करें? हमेशा अम्ल को बहुत धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। इस तरह ऊष्मा नियंत्रित रहती है और प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता कम होती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। तो इस आक्रामकता को नापने का भी कोई मीटर है हमारे पास? स्रोत में pH स्केल नाम के एक पावर मीटर का जिक्र है। हाँ, pH स्केल। इसमें जो P है वो एक जर्मन शब्द पोटेंस से आया है, जिसका मतलब ये होता है शक्ति। ये 0 से 14 तक का स्केल है। 7 का मतलब है उदासीन। और 7 से कम हुआ तो अम्लीय, मतलब H+ आयन बढ़ रहे हैं।
प्रबल अम्ल जैसे HCl भारी मात्रा में H+ देते हैं और दुर्बल अम्ल जैसे एसिटिक एसिड कम H+ देते हैं। 7 से ज्यादा होने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है क्योंकि OH- आयन हावी हो जाते हैं। ये pH स्केल तो हमारी जिंदगी के हर हिस्से में है। स्रोत बताता है कि हमारा अपना शरीर 7.0 से 7.8 pH के बीच काम करता है। जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो गड़बड़। बिल्कुल। और प्रकृति में देखो अम्लीय वर्षा का pH 5.6 से कम होता है। जब यह पानी नदियों में जाता है तो जलीय जीवों का जीना मुश्किल हो जाता है। और वो शुक्र ग्रह वाला उदाहरण, मतलब शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना है। सोचकर ही डर लगता है, वहां तो जीवन मुमकिन ही नहीं है। अंतरिक्ष पच होती है तो पेट में बहुत दर्द होता है। हाँ, एसिडिटी, तो फिर हम दवा लेते हैं जिसे एंटासिड कहते हैं, है ना? हाँ, एंटासिड वास्तव में दुर्बल क्षारक होते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यह पेट में जाकर उस ज्यादा अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है। उदासीनीकरण। हमारे दांतों के साथ भी यही ड्रामा होता है। दांतों का एनामल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना हुआ। लेकिन जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो वो भी टूटने लगता है, क्योंकि मुंह के बैक्टीरिया मीठे को तोड़कर अम्ल बनाते हैं। इसी से बचाव के लिए दंतमंजन यानी टूथपेस्ट क्षारीय बनाए जाते हैं ताकि वो उस अम्ल को रोक सकें। वाह, स्रोत में प्राकृतिक अम्लों की एक मास्टर टेबल भी है जो बहुत दिलचस्प है। जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, संतरे या नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली में टाटारिक अम्ल और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल होता है। लेकिन एक बात बताओ, जब चींटी या मधुमक्खी डंक मारती है तो जो भयंकर दर्द होता है, क्या वो भी कोई एसिड है? हाँ, वो मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं हमारे शरीर में। और दर्द से राहत पाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? कोई क्षारक लगाना चाहिए, जैसे बेकिंग सोडा। बिल्कुल सही। बेकिंग सोडा रगड़ने से तुरंत आराम मिलता है। और जंगलों में एक डॉक पौधा होता है जिसकी पत्ती रगड़ने से भी आराम मिलता है क्योंकि वो क्षारीय होती है। प्रकृति ने अपना इलाज खुद रखा है। तो अब तक हमने अम्ल और क्षारक की जंग देख ली। अब आते हैं पार्ट 2 पर। जब ये दोनों मिलते हैं तो लवण परिवार यानी सॉल्ट फैमिली बनाते हैं। और स्रोत के मुताबिक लवण हमेशा उदासीन नहीं होते हैं ना? नहीं, अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलेंगे तो लवण अम्लीय होगा जिसका pH 7 से कम होगा, जैसे NH4Cl। और अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक मिले तो लवण क्षारीय होगा, जैसे Na2CO3। ये रसायनों का खजाना बहुत काम का है। क्लोर क्षार प्रक्रिया तो रसायनों की दुनिया की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ, जब साधारण नमक के जलीय विलयन से विद्युत गुजारी जाती है तो एनोड पर Cl2 यानी क्लोरीन गैस निकलती है जो जल को साफ करने के काम आती है, और कैथोड पर H2 यानी हाइड्रोजन गैस जो ईंधन है, और साथ में मिलता है तरल NaOH जो साबुन और कागज बनाने के काम आता है। और इसी क्लोरीन से बनता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र है CaOCl2, मतलब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया। सही कहा। और इसका उपयोग कपड़ों का रंग उड़ाने, कागज की फैक्ट्री में और पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए होता है। इसके बाद लिस्ट में है बेकिंग सोडा NaHCO3। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसी से केक स्पंजी बनता है। पर ये फूलता कैसे है? जब तुम बेकिंग सोडा को गर्म करते हो तो उसमें से CO2 गैस निकलती है। वो गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है और उसी से पावरोटी या केक मुलायम और स्पंजी हो जाता है। और हाँ, यह एक बेहतरीन एंटासिड भी है। अच्छा, बेकिंग सोडा से ही धोने का सोडा भी बनता है ना, जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, Na2CO3.10H2O। हाँ, बेकिंग सोडा को गर्म करके जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है उसका क्रिस्टलीकरण करने पर धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह कांच और साबुन उद्योग में बहुत जरूरी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यह जल की स्थायी कठोरता हटाने के काम आता है। बोर्ड एग्जाम्स में यह बहुत पूछा जाता है। इस सूत्र में एक चीज मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। इसमें लिखा है 10H2O, तो क्या धोने का सोडा अंदर से गीला होता है? बिल्कुल नहीं, वो एकदम सूखा दिखता है। इस 10H2O को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये जल के अणु क्रिस्टल के ढांचे का हिस्सा होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल। उनमें 5 जल के अणु होते हैं।
अच्छा, तो अगर हम उन्हें गर्म करें तो क्या वो पानी उड़ जाएगा? हाँ, गर्म करते ही वो पानी उड़ जाता है और क्रिस्टल एकदम सफेद पाउडर बन जाता है। और जैसे ही पानी की एक बूंद वापस डालोगे वो फिर से नीला हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। और इसी क्रिस्टलन के जल वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ा है इस फिल्म का क्लाइमैक्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एकदम सही जगह पकड़ी। जिप्सम एक लवण है जिसमें जल के 2 अणु होते हैं, CaSO4.2H2O। और जब हम इसे ठीक 373 K पर गर्म करते हैं, ध्यान रखना 373 K तापमान बहुत अहम है, तो ये अपने जल के अणु त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यानी CaSO4 1/2H2O, और इसमें पानी मिलाते ही ये वापस सख्त जिप्सम बन जाता है। इसीलिए डॉक्टर इससे टूटी हुई हड्डियां जोड़ते हैं। और इसे हमेशा नमी वाले बर्तन से दूर आर्द्रता रोधी बर्तन में रखना चाहिए, वरना हवा की नमी से ही ये जिप्सम में बदल जाएगा और बेकार हो जाएगा। तो क्लाइमेक्स के इस सीन में एक छात्र के तौर पर मेरे मन में सवाल है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले हमेशा कंफ्यूज करते हैं। याद रखने की कोई एग्जाम बूस्टर ट्रिक है? ट्रिक बहुत आसान है। बेकिंग में बी आता है और बी से बाई या हाइड्रोजन याद रखो, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 हो गया बेकिंग सोडा। और वॉशिंग का मतलब है कपड़े धोना। कपड़े धोने के लिए 10 बाल्टी पानी चाहिए, है ना? तो जिसकी सूत्र में 10H2O आए वो धोने का सोडा है। 10 बाल्टी पानी, ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में वो 373 K वाला तापमान लिखना भी जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम अपने इस पूरे डीप डाइव के कुछ सवालों को देखें, मान लो कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो उसका पीएच क्या होगा? लाल को नीला कर रहा है, मतलब वो क्षारक है, तो उसका पीएच तो 7 से ज्यादा ही होगा, शायद 10। सही जवाब। रसायन विज्ञान सिर्फ रटने का विषय नहीं है, इसमें एक तर्क है। ये सारी चीजें हमारे जीवन को कैसे चला रही हैं, ये सोचना भी अजीब लगता है। NaOH साबुन बना रहा है, ब्लीचिंग पाउडर पानी साफ कर रहा है, बेकिंग सोडा से केक बन रहा है और प्लास्टर ऑफ पेरिस हड्डियां जोड़ रहा है। यही तो इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। साधारण से दिखने वाले नमक या पाउडर वास्तव में रसायनों की दुनिया के सुपर हीरो हैं। तो एक तरह से हम चारों तरफ से इन रसायनों से ही घिरे हुए हैं। हाँ, और जाते जाते बस एक आखिरी विचार सोचने के लिए छोड़ती हूँ। हमने देखा कि हमारे उदर से लेकर अंतरिक्ष तक सब कुछ पीएच और रसायनों पर निर्भर है। जरा सोचिए, हमारे खून का सामान्य पीएच जो 7.4 होता है, अगर वो अचानक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय हो जाए तो क्या होगा? हमारे शरीर के भीतर इस रसायन विज्ञान का कैसा भयानक महायुद्ध शुरू हो जाएगा। अगली बार जब भी कुछ खट्टा या कड़वा चखना, तो इस चल रही अदृश्य जंग को जरूर याद करना। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग हिला देता है। अगली बार नींबू या साबुन देखते ही ये सारे आयन और उदासीनीकरण के सीन आंखों के सामने आ जाएंगे। आज के इस डीप डाइव में इस ब्लॉकबस्टर साइंस थ्रिलर को समझने में सच में बहुत मजा आया। ज्ञान का ये सफर ऐसे ही गहराई में उतरता रहेगा।